आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। सीधे विधानसभा की कार्यवाही जारी है, सीधी तस्वीरें मिल रही हैं, आपको दिखा देते हैं। और निम्बाड़ा का पत्थर गुजरात, दक्षिण भारत में और राजस्थान, हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में जाता है। और निम्बाड़ा औद्योगिक क्षेत्र पिछले कई समय से 16.5 करोड़ का तो सरकार को रॉयल्टी दे रहे हैं हम हर प्रतिवर्ष। जीएसटी भी 15 करोड़ के आसपास हम दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे तकलीफ इस बात की, मैं मंत्री महोदय से यही निवेदन कर रहा था कि प्रश्न पूछो। प्रश्न भी पूछ रहा हूँ साहब निवेदन कि तो इंडस्ट्री मैं प्रश्न भी पूछ लेता हूँ साथ में कि पिछले 45 साल पहले जब इंडस्ट्री एरिया बना था, उसके बाद आज तक कहीं भी वहाँ उसका विस्तार नहीं हुआ। और निजी जो लोग हैं, जो भू माफिया हैं, वो जमीन काट के औद्योगिक प्लांट बेच रहे हैं, वो चल रही है। तो क्यों न रिको इसके बारे में विचार करें, क्योंकि आपने जब 1980 में रिको की स्थापना की थी, आप तो पूछो क्या सरकार विचार रखती है। हाँ। 22 एकड़ क्या सरकार 45 साल बाद वर्तमान में किसी नए उद्योग को नए स्थान की जांच करा के नया इंडस्ट्री एरिया बनाने का विचार रखती है कि नहीं रखती है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि चित्तौड़गढ़ का जो एरिया है वो बहुत पोटेंशियल है, क्षमता है उसके अंदर। ये बात भी सही है कि 1985 में वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र बना था और आज की तारीख में वहाँ 4 उपखंड के भूखंड के अलावा कोई उपलब्ध नहीं है। हालांकि जैसे मैंने अपने प्रश्न का उत्तर भी दिया है कि हमारे को कोई डिमांड नहीं आई है। हम डिमांड बेस्ड काम करते हैं अध्यक्ष महोदय, तो डिमांड भी होनी चाहिए, वहाँ पे रॉ मटेरियल भी होना चाहिए, जो रॉ मटेरियल है वहाँ पर। एक मैं माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे को अभी जो रिपोर्ट मिली हुई है उस क्षेत्र की, वो ये है कि तकरीबन 10 हेक्टेयर राजकीय भूमि उपलब्ध नहीं है वहाँ पर। तो आपके सहयोग से वहाँ पर काम करेंगे, अगर डिमांड आएगी, जमीन की उपलब्धता होगी, हम जरूर इसको करवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, पूरक प्रश्न, कि डिमांड आपके पास शायद हो सकता है, नहीं आई मुझे पता नहीं, लेकिन पिछले कई वर्षों मेरे पास एक विज्ञापन की कॉपियाँ भी पड़ी है। कई लोगों ने इंडस्ट्री एरिया की जो संस्थाएं हैं, जो यूनियन डिमांड की है, आप कहेंगे तो मैं डिमांड और दे दूंगा, आप इनको डिमांड भेज दो। लेकिन मेरा निवेदन है कि सिर्फ निम्बाड़ा ही नहीं, राजस्थान में भी ऐसे जो नए रिको एरिया डेवलप करने, क्योंकि ये जो निजी कॉलोनी ले रहे हैं वो इसका धंधा करके पैसा कमा रहे हैं, क्यों ना सरकार कमाए, ऐसा आप विचार रखते नहीं रखते? माननीय मंत्री जी, आपने निजी कंपनियों की बात करी तो वो एक मुकाबले वाली बात है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, निजी कंपनियां भी आएँ, लेकिन हम भी उस मुकाबले में पूरी तरह से उतरने को तैयार हैं। और मैंने एक जो आग्रह करा था कि माननीय सदस्य के सहयोग से जमीन की उपलब्धता और देख लें, हम उसमें जरूर आगे काम करेंगे। अगला प्रश्न मनोज कुमार। तो सड़क, बिजली, पानी पूरे हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्सन संख्या 265। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 21/10/2002 के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे व्यक्ति जो अन्य राज्यों से माइग्रेट होकर राजस्थान राज्य में निवास कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को स्वयं के उपयोगार्थ तो जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे माइग्रेट व्यक्तियों की संतान को जिनका जन्म राजस्थान राज्य में ही हुआ है, यहीं शिक्षा ग्रहण की है, यहीं से मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी इन वर्गों की सूची जिसमें अधिसूचित किया गया है में सम्मिलित है, तो उन्हें नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। नियम की प्रति परिशिष्ट पर संलग्न है। प्रश्न का खंड 2, गृह विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 28/8/2012 के अनुसार उन महिलाओं की दशा में जो राजस्थान की मूल निवासी नहीं है और ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेती है जो राजस्थान का मूल निवासी है और अपने पति के साथ राजस्थान में रहती है, सामान्यतः राजस्थान का मूल निवासी मान ली जाएगी, चाहे उसे राजस्थान में अपने 10 वर्ष के निवासी की शर्तें पूरी न की हो। नियम की प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है। प्रश्न का खंड 3, उक्त विवाहित महिला के संदर्भ में लागू नियम की प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है। प्रश्न का खंड 4, जी नहीं, नियम की प्रति परिशिष्ट अ व परिशिष्ट ब पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है। सरकार का एक परिपत्र है दिनांक 16/8/21, जिसमें आपने विवाहित महिला, राज्य सरकार के ध्यान में आया कि ऐसे व्यक्ति जिसमें विवाहित महिला भी सम्मिलित हैं जो कि अन्य राज्यों से माइग्रेट होकर राजस्थान राज्य में स्थायी रूप से निवासरत है। मेरा पहला प्रश्न है
कि जब आप इनको स्थायी निवासी मान रहे हैं हमारी शादीशुदा महिलाओं को, तो फिर इनका माइग्रेट शब्द से आप इनको अपमानित क्यों करना चाहते हैं जब ये हमारे स्थायी रूप से मूल निवासी हैं? मेरा पहला प्रश्न है कि क्या ये शादीशुदा महिलाओं को आप माइग्रेट शब्द हटाकर स्थायी मूल निवासी मानने के लिए सरकार तैयार है कि नहीं है? माननीय माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया है, ये परिपत्र 16/8/2021 का हमारे विभाग का है। इसमें ईडब्ल्यूएस के संबंध में जारी किया गया है। ईडब्ल्यूएस एक्चुअली इनकम बेस है, इसमें जाति और मूल निवास से संबंधित नहीं है। प्रश्न के तीनों खंड में हमने उत्तर दे दिया है कि राजस्थान से बाहर की कोई महिला अगर किसी राजस्थान के मूल निवासी विवाह कर लेती है, उसको मूल निवासी यहाँ का मान लिया जाता है। और इसमें जो परिपत्र ईडब्ल्यूएस का है, जो इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड पे अगर कोई वीक होते हैं उसको ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में दिया गया, इसलिए ये जो है ईडब्ल्यूएस के अंदर है, इसलिए ऐसा कोई अभी नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इसमें स्पष्ट लिखा है माइग्रेटेड, और फिर भी चाहे ईडब्ल्यूएस महिला हो चाहे अन्य कोई महिला हो, इस राजस्थान प्रदेश में शादीशुदा को आप मूल निवासी मानते हो, तो किसी भी शब्द में महिलाओं के लिए माइग्रेटेड शब्द क्यों लिखा जा रहा है? एक नंबर। 2 नंबर में कह रहा है कि माननीय सभापति, ईडब्ल्यूएस की जहां बात है, भारत सरकार 31 जनवरी 19 को केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मानदंडों का निर्धारण किया। आपकी डबल इंजन की सरकार है। पिछली सरकार ने, माननीय गहलोत साहब ने ईडब्ल्यूएस में मात्र 8 लाख की शर्त रखी, और केंद्र सरकार ने आज भी 100 गज का प्लाट, 1000 गज के प्लाट की, और ईडब्ल्यूएस में हजारों बाधाएं केंद्र सरकार ने डाल रखी हैं। क्या आपकी डबल इंजन की सरकार या राज्य सरकार मिलकर हमारे इस ईडब्ल्यूएस में अन्य बाधाओं को हटाने की मंशा रखती है, या सरकार उसके लिए क्या प्रयास कर रही है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी प्रश्न अगर केंद्र सरकार के संबंधित होता है, उसके संबंध में राज्य सरकार के पास में कोई अधिकार नहीं होता केंद्र सरकार के विषय पर बात करे। लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य, कुछ ऐसे नियम बने हुए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे 2018 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, जैसा आपने बताया है, उस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, वो प्रति भी मैं आपको दे दूंगा। और जितने सर्कुलर जारी हुए हैं, चूंकि ये मूल जो है, ये मूल अपना है गृह विभाग से संबंधित जुड़ा हुआ है, इसलिए जो महिलाओं के संबंध में जो आपने बात कही है, ईडब्ल्यूएस इनकम बेस है, जाति से और मूल निवास से कोई आधार नहीं है, इसलिए नहीं मान सकते। अगला प्रश्न डॉक्टर प्रियंका चौधरी। प्रश्न संख्या 266 माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 54,651 परिवार पंजीकृत हैं तथा इतने ही परिवारों को योजना का लाभ मिल रहा है। खंड 2 भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु निर्धारित सीलिंग सीमा 4,46,00,000 के विरुद्ध शेष रहे स्थानों के विरुद्ध लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किए जाने हेतु नवीन आवेदन प्राप्त नहीं करके पूर्व में प्राप्त कुल 19,58,000 आवेदनों में से लंबित आवेदन लगभग 13,90,000 में से प्रशिक्षण पश्चात नाम जोड़ने की कार्रवाई विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। खंड 3 विभागीय आदेश दिनांक 5/11/2015, 29/9/2017 एवं 11/4/2022 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूचियों में जोड़ने एवं अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाए जाने के लिए अपीलीय प्रक्रिया है। भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु निर्धारित सीलिंग सीमा 4,46,00,000 के विरुद्ध शेष रहे स्थानों के विरुद्ध लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किए जाने हेतु नवीन आवेदन प्राप्त नहीं करके पूर्व में प्राप्त कुल 19,58,000 आवेदन में से लंबित लगभग 13,90,000 में से प्रशिक्षण प्राप्त पश्चात नाम जोड़ने की कार्रवाई विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगी कि सरकार की जितनी भी विकास की योजनाएं हैं उसका आधार जनगणना होता है। 2011 की अपनी राजस्थान की पॉपुलेशन 6.8 करोड़ थी, जो आज के दिन अनुमानित है 8.36 करोड़। आज के दिन हम ये देखते हैं कि बीच में सरकार ने कई बीपीएल नाम जोड़े और काटे। मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि अपने स्तर पर क्या राज्य सरकार इन लोगों को जोड़ने की मंशा रखती है? यदि हाँ तो कब तक, और नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के धारा 9 के तहत उसमें जो राज्य के आंकड़े हैं आबादी के, जो सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, उसी के हिसाब से इसमें सीलिंग सीमा तय है। उसमें राज्य को आज़ादी नहीं है कि वो अपने हिसाब से जोड़ सके। हम केंद्र के जो नियम है उसके तहत ही बंधे हुए हैं। माननीय सदस्य।
माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा जो इलाका है वो मरुस्थलीय इलाके में आता है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर भी 8 जिलों को शिथिलता दी गई थी, क्योंकि यहाँ जो आबादी है बहुत छितरी हुई आबादी है, धोरों के अंदर है। तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगी कि जो निर्धारित मापदंड है 500 राशन कार्ड अथवा 2000 यूनिट पे एक नई उचित मूल्य दुकान खोलने की, तो मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या ये जो, क्योंकि आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र से, तो क्या यहाँ लोगों की बसावट को देखते हुए जो दूर दूर रह रहे हैं, यहाँ विशेष शीतलता देकर नई राशन की दुकानें का विचार सरकार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, और नहीं तो क्यों? बिराज माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य का प्रश्न बिल्कुल न्यायोचित है कि रेगिस्तान क्षेत्र में दूरियां, ढाणियां और गांव लंबी दूरी पर बसावट होती है, तो वहाँ पर व्यक्ति को जाना, दूसरी जगह से उचित मूल्य दुकान पर जाना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हम जहाँ आपके सुझाव आएंगे, जहाँ पर भी माननीय विधायक जी की आवश्यकता है कहीं ऐसी दुकानों की, राशन की दुकानों की, तो मैं आश्वस्त करता हूँ वहाँ पे नई राशन की दुकानें खोल दी जाएगी जहाँ सुझाव है। अगला प्रश्न है श्री अर्जुन सिंह। प्रश्न संख्या 267। पूरक पूछ लूं? जी, अध्यक्ष जी पूरक पूछ लूं? पूछिए, ये आपका अधिकार है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, खंड 2 में आंसर दिया है कि जिला कलेक्टर बांसवाड़ा द्वारा, मेरा मंत्री जी से निवेदन है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कलेक्टर महोदय ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए उनको डेपुटेशन पे लगाए हैं या विभाग ने कोई डायरेक्शन दी है? सीधा सा प्रश्न है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने सवाल किया है कि जो परियोजना अधिकारी था उसको आपने कलेक्टर के आदेश से दिया तो कलेक्टर लगा सकता है क्या? अध्यक्ष महोदय जी, ये जो पद था ये आपके समय से खाली था, जिसको आपने लगा रखा था वो सब परियोजना अधिकारी था, नहीं लगना चाहिए था, लेकिन आपने उसको वहाँ लगा रखा। उसके बाद में भी दूसरी बात अध्यक्ष महोदय जी, जब खाली पद था और हमें बार बार शिकायत की अहमियत हो रही है तो हमको उसको ठीक भी करना है, आपकी तरह हमको नहीं चलाना है, इसलिए हमने उसको वहाँ से बदल करके डूंगरपुर लगाया। वो डूंगरपुर पोस्टेड था, वहाँ से हटाया। उसके बाद में हमने उस समकक्ष ये जो हमारा अधिकारी है पुनीत रावल, इसको हमने, हमारे विभाग ने, और पूरा सुनो उसके बाद आप करना यार, संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। नहीं करेंगे आप अपना उत्तर दीजिए। अध्यक्ष मुझे समय देना, मैं पूरा करूंगा इनको। मैंने सीधा सा प्रश्न पूछा। अरे सीधा तो मैं वही कह रहा हूँ। फिर हमारे विभाग ने ये कहा भाई ये पद यहाँ पर शिकायत आ रही थी, इनको यहाँ से हटा रहे हैं तो दूसरे किसको लगाना, तो कलेक्टर को कहा, कलेक्टर ने इसको लगाया। अब आपका इसका कोई हो तो बता दो, आप क्या चाहते थे? अध्यक्ष महोदय, सीधा सा प्रश्न है कि इस अधिकारी को डेपुटेशन पे कलेक्टर ने अपने विवेक से लगाया है या विभाग ने डायरेक्शन दिया? दोनों में से यस नो का जवाब है। मंत्री जी बता दें। आपने पूरा सुना नहीं है। हमारे जनजाति विभाग के कमिश्नर ने ये कहा है कि ये बद भाई इसकी शिकायत आ रही है, इसको यहाँ से हटाइए, और उसके बाद लगाए, तो उस समकक्ष कलेक्टर ने उसको लगाया है। दूसरा, आप सुनो, बैठो, आप पूरा सुन लो। जिस व्यक्ति को आप लगाना चाहते थे उस व्यक्ति का कारनामे भी सुन लो। आप तो हाँ नाम में उत्तर दो। माननीय मंत्री जी, माननीय बता देना इनको। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, डिपार्टमेंट उनके पास में है, वो जिस अधिकारी के बात करें जांच करा ले। और जहां तक बात है मंत्री की, मंत्री ने खुद से लिख के दिया है, पुनीत रावल, उनके पास में स्वच्छ में 10 अधिकारी है। प्रश्न पूछो तो आप सुने, प्रश्न पूछो। मेरा निवेदन ये है, प्रश्न पूछो। मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि स्वच्छ में दूसरे कहीं अधिकारी हैं, उसके बावजूद भी माननीय मंत्री जी ने नामजद दूसरे विभाग से लगाने की ऐसी क्या कारण है? सीधा सा प्रश्न। अगला प्रश्न श्री अर्जुन लाल जिंगर, बैठिए। इस पे कोई उत्तर नहीं आता। आप पूछिए, बैठिए माननीय मंत्री जी। प्रश्न संख्या बड़ा 106 गंभीर विषय है। माननीय सदस्य जो बात कहना चाह रहे हैं वो बात ये है
आप शांत रहो, आपका इनको जब मैंने जो अनुमति दे दी। स्वच्छ की जो संस्था है, एक एनजीओ है, सरकार के द्वारा ये एनजीओ चलाया जाता है। इसका जो रूल्स हैं वो मैं एक सेकेंड में बताना चाहूँगा। द डायरेक्टर स्वच्छ विल बी empowered to select, appoint and terminate the service of the staff as per requirement of the work। यानी कि ये पावर सिर्फ डायरेक्टर को ही है कि वो किसी को हटा सकेगा, लगा सकेगा, डेपुटेशन कर सकेगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि कलेक्टर ने किस पावर से उसको हटाया और दूसरे को चार्ज दिया। कलेक्टर को ये पावर थी या नहीं थी? अगर नहीं थी तो उसने किया है तो उसके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करना चाहती है, इसका जवाब दे दो आप। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, जनजाति विभाग से शिकायतें आने के बाद में हमारे पास में आई तो जनजाति विभाग ने कहा कलेक्टर को कि भाई इसको हटा करके दूसरे को लगाया। ये मैंने पहले बात कह दी। दूसरी बात में आप कहना चाहते हो, मेरी बात पूरी सुन लो। पूरी सुन ले फिर आप लोगों के समय इससे और पूरी सुनो ना, पूरी सुनना नहीं चाहते हो? उत्तर तो सुनना पड़ेगा ना। अध्यक्ष महोदय जी, मजबूर करूंगी उत्तर दो। अध्यक्ष महोदय जी, इसी अरे आप इसी पाटीदार ने आपका बेड़ा गया। बैठिए, पूरी सुनो, पूरी सुनो, अरे पूरी सुन लो। आप बैठिए, इनका उत्तर। अध्यक्ष महोदय जी, इस पाटीदार को हमने हटाया। हटाने के बाद में जिस अधिकारियों के नाम नहीं लिए जाते हैं, ज्वाइन कर लिया और उसके बाद में 1 महीने के बाद जाकर के लाखों रुपए के उसने भुगतान किए बिना डीडी पावर के। उसके बाद में सुनिए, आपके समय में अरे हमने तो गलती की है, तो आनी चाहिए, हमारी जांच कराओ। इनने गलती की है, इनकी जांच होनी चाहिए। आपको पावर थी क्या कलेक्टर को उसको हटाने की? आप तो ये बता दीजिए। आप सुनिए, उसके बाद में अध्यक्ष महोदय जी, इनके समय में 9 करोड़ 61 लाख 29 हजार के फर्नीचर खरीदे और फर्नीचर में हो गया। एसीडी में जांच चल रही थी, आपने उस जांच को आगे नहीं बढ़ाया। और मैं आज घोषणा करता हूं कि ये जो आपने फर्जी बढ़ा हो उसको एसीडी से जांच कराने की घोषणा करता हूं। मैं इसकी पूरी जांच कराऊंगा ताकि वो सामने आएगा। पूरी जांच कराऊंगा आपके। अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो जांच कराने की कही है, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप उसकी भी जांच कराइए और इसकी भी जांच कराइए। बिना पावर कैसे पावर का दुरुपयोग कर रहा है कलेक्टर? किसने पावर दी कानून से ऊपर जाने की? आप इसी प्रकार से धीरे धीरे एक एक चीजों के अंदर जो संविधान को कमजोर करने की चीज है वो यही है। बिना पावर के दुरुपयोग आप कर रहे हैं। इसकी भी जांच कराओ, इसकी भी घोषणा कर दो आप। इसकी भी कराएंगे। आप कोई ठीक है क्या? दोनों जांचें कराएंगे, गलती हुई तो उसको पनिशमेंट देंगे। चलो माननीय, अगला प्रश्न है अर्जुन राज जिंदल। प्रश्न संख्या 268 जांच में हुई है, इसकी जांच तुरंत करा करके इनके सामने भी लाऊंगा। बैठो महाराजा। हाँ, अगला प्रश्न है 2406 माननीय मंत्री जी। खंड 1 चलोगे? जी हाँ, उद्योग ग्रुप विभाग के आदेश क्रमांक P427 उद्योग 1/2010 दिनांक 12/4/2010 के अनुसार राजकीय बिलानाम रकबा 11.04 हेक्टेयर भूमि राजस्थान भू राजस्व नियम 1959 में उल्लेखित प्रावधान एवं अन्य शर्तों के तहत 99 वर्ष की लीज पर आवंटन की गई। आवंटन आदेश जमाबंदी नक्शे की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2 जिला कलेक्टर राजसमंद से प्राप्त सूचना अनुसार निजी खातेदार की भूमि खरीद की गई, जिसके कुल कीता 45 रकबा 18.7333 हेक्टेयर भूमि है। सूची परिशिष्ट ब पर संलग्न है। खंड 3 जिला कलेक्टर राजसमंद की रिपोर्ट के अनुसार उक्त उद्योग की आवंटित भूमियों के अलावा भी गांव राजपुरा में आवंटित माइनिंग लीज के बाहर आराजी नंबर 586 में से रकबा 0.2915 हेक्टेयर किस्म बिलानाम पर टेलिंग डैम बना एवं आराजी नंबर 509 में से रकबा 0.1619 हेक्टेयर भूमि पर टेलिंग पाइपलाइन निकालकर तथा ग्राम कोटड़ी में आवंटित माइनिंग लीज क्षेत्र के बाहर आराजी संख्या 1 में से रकबा 0.2428 हेक्टेयर किस्म चारागाह भूमि पे टेलिंग डैम की पाल बनाकर
अतिक्रमण कर रखा है। माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष महोदय 2 मिनट लूंगा मैं आपसे। आपने प्रश्न पूछो। प्रश्न यही है मेरा कि सबसे पहले तो आपने 11.04 हेक्टेयर जमीन ही आवंटन करने के लिए बताया, जबकि 109.84 हेक्टेयर जमीन इसके अलावा भी आपने आवंटन की है। नंबर एक सीधा प्रश्न है मेरा, क्या हिंदुस्तान जिंक प्राइवेट लिमिटेड दरिबा को सरकार द्वारा आवंटित जमीनों के अलावा चारागाह जमीनों, बिलानाम जमीनों, रास्ते की जमीनों, बहाव क्षेत्र की जमीनों पर कब्जा करके रास्ते बंद किए हैं और टेलिंग डैम, पाइपलाइन व चारागाह भूमियों पर अतिक्रमण किया है तथा 4 दीवारी बनाई गई है? यदि हाँ तो यह अवैध अतिक्रमण को हटाने की मंशा सरकार रखती है तो कब और नहीं तो क्यों? नंबर एक और पूछ लेता हूँ साथ ही। एक करके पूछो तो उत्तर आ जाए। पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिला चित्तौड़ और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिला राजसमंद, इन दोनों जिलों में कुल मिला के 347.54 हेक्टेयर जमीन हिंदुस्तान जिंक को अलॉट हुई है और इसमें टेलिंग डैम की पाइपलाइन और टेलिंग डैम की पाल बनाने, ये 3 एक खाता संख्या आरआजी नंबर 586 में, आरआजी नंबर 509 में और आरआजी नंबर 1 में, ये कुल मिला के 3 जगह हिंदुस्तान जिंक ने, जिसमें बिलानाम और चारागाह भूमि है, उस पर कब्जा कर रखा है। इनका उत्तर दिया, वो हटाएंगे या क्या करें वो? हाँ, वो जवाब दो। ये माननीय सदस्य महोदय कह रहे हैं कि ये कब्जा जो हिंदुस्तान जिंक ने कर रखा है, ये बिलानाम, चरनोट, रास्ते और अन्य ST/SC की भी जमीन है पर अवैध कब्जा कर 4 दीवारी बना रखी है। इसकी पूरी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी, जिसमें सक्षम अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि की संयुक्त कमेटी बनाकर इसकी जांच 1 महीने के अंदर करके और जो भी अतिक्रमण है उसको हटाने का पूरा कार्य किया जाएगा। ये मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला प्रश्न श्री भीमराज भाटी। प्रश्न संख्या 269। माननीय मंत्री जी। अब अरे माननीय सदस्य, प्रश्न आ गया अगला। माननीय सदस्य, अरे सीधा संवाद नहीं। माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य, उनको उत्तर नहीं देना है। बैठिए माननीय सदस्य, राजू उत्तर आने दें। 269 पूरे प्रश्न पूछना। हाँ उत्तर दे। हेलो, और उत्तर दे रहे हैं आप तो बराबर ना। नहीं, उत्तर मैंने पढ़ लिया सर, उत्तर आ गया मेरे पास। पूरे प्रश्न पूछना है। हाँ जी, बैठिए। पूरे प्रश्न आ रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से ये जानकारी चाहूंगा कि प्रदूषण से कितनी जमीन खराब हुई है और इसका सर्वे करवा कर कब तक जानकारी उपलब्ध करा देंगे? नंबर 1 सर, माननीय मंत्री महोदय। अच्छा, घराघरू ये आज विधानसभा क्षेत्र पाली के रोहित पंचायत समिति के ग्रामों में प्रदूषण से किसानों को कितनी भूमि खराब हुई है, इसकी ग्रामवार अधिकृत सर्वे रिपोर्ट राज्य सरकार के पास नहीं है। मेरा प्रश्न ये है सर, पूछो। मेरा प्रश्न ये है कि ये कब तक आप प्रश्न सुन लो। किसानों की कितनी जमीन खराब हुई है, वो जमीन का उसका कब तक सर्वे करवा कर वो रिपोर्ट पेश कर देंगे, जानकारी दे देंगे? जी नहीं, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 759/2002 महावीर विकास संघर्ष समिति बनाम राज्य सरकार व अन्य दिनांक 9/3/2004 को इस संबंध में आदेश पारित किया गया था कि सरकार। हेलो, वो तो प्रश्न